तो एक तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर कोई एक्सप्रेशन ऐसा है a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर और इसकी पावर n है, तो इसका एक्सपेंशन कैसा होगा? तो इसका एक्सपेंशन होगा एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2n. तो इट विल लुक लाइक a नॉट x रेज टू द पावर या a k x टू द पावर k, where k varies, yes, k varies 0 to 2n, and therefore number of terms तो बिल्कुल क्लियर है, number of terms will be 2n plus 1. k की जितनी पॉसिबल वैल्यू है उतने टर्म्स होंगे 2n plus 1. और दूसरी बात, अगर कोई स्पेसिफिक पावर का टर्म पूछा जाए तब कैसे करेंगे? जैसे अगर इसमें पूछा जाए कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x to the power 4, तो x to the power 4 का कोएफिशिएंट अगर आपको बताना हो इसी जनरल फॉर्म में, तो आप क्या आंसर करेंगे? तो ऐसे केस में we will like to expand it as a binomial. अब इसको बाइनोमियली एक्सपैंड करने का क्या प्रोसीजर हो सकता है? अगर इसको बाइनोमियली एक्सपैंड करना हो तो कैसे क्या प्रोसीजर रखेंगे? इसको एक टर्म मानेंगे और इसको एक टर्म मानेंगे, है ना? तो आप इसको कुछ ऐसा ट्रीट करेंगे कि जैसे मान लो ये a है और ये क्या है, x है, a प्लस एक्स की पावर n जैसा है. अब इसका एक्सपेंशन लिखेंगे तो क्या आएगा? इट इज कोएफिशिएंट ऑफ x4 इन व्हाट? सिग्मा NCR एंड a प्लस बी एक्स की पावर क्या हो जाएगी? n माइनस r, और सी एक्स स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी? r, और r की वैल्यू 0 से n तक वेरी करेगा अनडाउटेडली. और फिर हमें इसमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा टर्म रेलेवेंट है जहां से हमें x टू द पावर 4 वाला टर्म मिल सकता है. तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि r की वैल्यू अगर 3 और हायर हो गई तब तो नहीं मिलेगा, क्योंकि r की वैल्यू 3, तो ये वाला टर्म बन जाएगा x की पावर 6, तो दैट इज नॉट गोइंग टू कंट्रीब्यूट. तो r की वैल्यू सिर्फ क्या क्या हो सकती है? 0 हो सकती है, 1 हो सकती है या 2 हो सकती है. तो 3 पॉसिबल टर्म्स को अगर मैं लिखूं तो पहला टर्म आएगा NC0 a प्लस बी एक्स की पावर n, यहां से डेफिनेटली मिलेगा x4 का टर्म, प्लस सेकेंड टर्म आएगा NC1 a प्लस बी एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू सी एक्स स्क्वायर, एंड थर्ड टर्म जो मिलेगा वो आएगा NC2 a प्लस बी एक्स की पावर क्या होगी? n माइनस 2, और सी एक्स स्क्वायर की पावर क्या होगी? 2, और फिर इसके आगे वाले टर्म इरेलेवेंट है. अब इन्हीं 3 टर्म से हम कोएफिशिएंट को कलेक्ट करेंगे. और ये एक बात हमेशा ध्यान रखना कि कोएफिशिएंट्स को प्रेडिक्ट करना किसी एक्सपेंशन में ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी एज फार एज एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल इज कंसर्न. तो जहां जहां परम्यूटेशन में या कहीं और अप्लाई होगा तो कोएफिशिएंट आपसे पूछेंगे कि इस तरह का टर्म का कोएफिशिएंट क्या होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए. अब बताइए जरा इसमें क्या कोएफिशिएंट आएगा पहले टर्म में? ये भी तो बाइनोमियल एक्सपेंशन है. x की पावर 4 का कोएफिशिएंट क्या आएगा, बता सकते हो? इसको एक्सपेंड करके लिखना होगा कि डायरेक्ट बता देंगे? NC4 भाई सिग्मा वाले फॉर्म में लिख के तो बता ही सकता है, हर कोई बता सकता है. क्या आप डायरेक्टली बता सकते हैं यहाँ पर x की पावर 4 का कोएफिशिएंट क्या होगा? हाँ, NC0 तो रहेगा, हर एक टर्म में रहेगा. NC0 इंटू NC4 इंटू a रेज टू द पावर n माइनस 4 इंटू b रेज टू द पावर 4 इंटू x की पावर 4 आएगा. हमें तो x की पावर 4 का ही कोएफिशिएंट चाहिए ना. वी आर लुकिंग फॉर कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4. तो मैं x की पावर 4 का कोएफिशिएंट सिर्फ ढूंढ रहा हूं यहां से. कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? फर्स्ट जो एक्सपेंशन है वहां पर x की पावर 4 का कोएफिशिएंट क्या आएगा ये समझ में आ गया.
नहीं आया तो बोलेंगे, मैं दोबारा बताऊंगा। आ गया? चलिए, तो दूसरे वाले से आप निकाल के बताइए, सेकेंड वाले टर्म से, सेकेंड एक्सपेंशन से। ये वाला एक्सपेंशन से तो आ गया। जिसको नहीं समझ में आया उनके लिए मैं फिर से इलेबोरेट कर दे रहा हूँ। देखो ऐसा है कि a प्लस बी एक्स की पावर n का एक्सपेंशन ऐसा होता है, सिग्मा एन सी के ए रेज टू द पावर n माइनस के एंड b की पावर k x टू द पावर k, वेयर k कैन टेक वैल्यू फ्रॉम 0 to n। और हमें x की पावर क्या चाहिए थी? 4। तो x की पावर 4 चाहिए, तो k की वैल्यू क्या हो गई? 4। k की वैल्यू 4 डालो तो ये कोएफिशिएंट तो यही है ना, x की पावर k का कोएफिशिएंट ये है, तो x की पावर 4 का कोएफिशिएंट क्या होगा? जस्ट k की वैल्यू 4 डाल दो, nc4 a टू द पावर n माइनस 4 b टू द पावर 4, ये लिखा हो देखो। और जो बाहर nc0 है तो हर एक टर्म में मल्टीप्लाई होगा, तो इस टर्म में भी मल्टीप्लाई होगा। तो दिस इज द नेट कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 इन द फर्स्ट एक्सपेंशन। व्हाट अबाउट द सेकंड? इसमें अब देखना ये कि ये बाहर क्या पड़ा हुआ है? x स्क्वायर। तो हमें एक्सपेंशन से क्या चाहिए? x स्क्वायर। तो x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर में x4, तो आएगा आपका nc1 इंटू n माइनस 1 c2 a की पावर n माइनस 1 माइनस 2 इंडेक्स माइनस 2, तो n माइनस 3, और b की पावर 2, x की पावर 2, और इंटू c भी आएगा, इंटू c भी आएगा यहाँ पर c नहीं आया, क्यों? क्योंकि सी एक्स स्क्वायर की पावर 0 था, तो 1 हो गया। ठीक है, थर्ड टर्म बोलो। nc2, यस, nc2 इंटू n माइनस 2। इसका एक्सपेंशन में हमें क्या चाहिए? क्योंकि बाहर तो सी एक्स की पावर 4 है, सी स्क्वायर एक्स की पावर 4 है, तो अगर x की पावर 4 बाहर ही पड़ा हुआ है तो अंदर से हमें x की पावर 0 कांस्टेंट टर्म चाहिए। तो कांस्टेंट टर्म इस एक्सपेंशन का क्या होगा? n माइनस 2 c0 a to the power n minus 2, that's it, b to the power 0, b to the power 0 and c square। सबको क्लियर है? तो ये वाली बात भी क्लियर हो गई, और ये वाला भी क्लियर हो गया, और ये वाला भी क्लियर हो गया। तो दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ x to the power 4 इन दिस केस। अब जैसे मान लिया इसमें पूछा जाए, इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म है बोलो? नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 5, 11 टर्म्स। इसमें कितने टर्म है? 4 2 8, 9 टर्म्स। दोनों में x की पावर 4 का कोएफिशिएंट बताओ जरा। तो what will be the coefficient of x to the power 4 here? कोएफिशिएंट ऑफ x to the power 4 क्या होगा? तो आप बोलेंगे क्या? सिग्मा 5cr 1 प्लस एक्स टू द पावर 5 माइनस r इंटू एक्स की पावर 2r, यही होगा ना? r वेरीज 0 to 5। तो हमें इसमें चाहिए, मतलब है हमें चाहिए कोएफिशिएंट किसका? x की पावर 4 का। कहां पर? इन कौन कौन सा एक्सपेंशन में? फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। 5c0 1 प्लस एक्स की पावर 5 में चाहिए, प्लस 5c1 1 प्लस एक्स की पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर में चाहिए, प्लस 5c2 1 प्लस एक्स क्यूब एन एक्स की पावर 4 में चाहिए। इसके आगे वाले टर्म में x की लीस्ट पावर 6 होगी, तो हमें नहीं चाहिए। तो यहां से और यहां से कोएफिशिएंट फटाफट प्रेडिक्ट करके न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगी जल्दी बताओ। पहले वाले से क्या है? 5c0 इंटू 5c4, अरे 1 प्लस एक्स की पावर 5 का एक्सपेंशन सोचो, तो 1 प्लस एक्स की पावर 5 का एक्सपेंशन होता है 5cr एंड x की पावर r, सिग्मा r वेरीज 0 to 5। हमें x4 का कोएफिशिएंट चाहिए तो 5c4 आएगा, प्लस इसमें बोलो 5c1, ये बाहर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई करके x4 बनाएगा? एक्स स्क्वायर से। तो हमें इस बाइनोमियल एक्सपेंशन का एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट चाहिए, तो 4c2। समझ में आ रही बात सबको? 1 प्लस एक्स की पावर 4 का एक्सपेंशन नजर आएगा कैसा? सिग्मा 4cm
x की पावर m और m वेरीज 0 to 4 और हमें x स्क्वायर चाहिए तो 4c2 कोएफिशिएंट 4c2 आएगा 4c2 into 5c1 अगला 5c2 into 3c0 and therefore net value क्या है 5c0 is 1 5c4 is 5 5 30 10 into 1 10 आंसर क्या है 45। तो अगर आपसे कोई बोले कि इस एक्सपेंशन का फर्स्ट 4 टर्म लिखो या फर्स्ट 5 टर्म लिखो, लिख सकते हैं आप। इस एक्सपेंशन का पहला टर्म तो 1 ही होगा, दूसरा टर्म एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आएगा, ऐसे वर्बली बता सकते हैं एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आएगा? यहां से देख के भी बता सकते हो, यहां से भी देख के बता सकते हो 5c0 इंटू 5c2 प्लस 5c1 इंटू 4c0, तो ये तुम्हारा जो आएगा ये आएगा 10 एंड प्लस 5 15। क्लियर है? कहां पर? हाँ एक्स स्क्वायर का क्या, हाँ कितना है 62 15, ठीक है बिल्कुल सही बात है। तुमने कैसे बताया, समझाओ सबको। ये एक्सपेंशन देख के बताया क्या, अदरवाइज एक्सपेंशन देख के बताया तो दिख ही रहा। जो पहले फर्स्ट डे जो डिस्कस कर रहे थे हम लोग, उसको लेक्चर को अगर आपको याद हो तो 1x x स्क्वायर, यही 3 टर्म है ना ट्राइनोमियल में, यही 3 टर्म का ट्राइनोमियल 5 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। हमें अगर एक्स स्क्वायर का टर्म चाहिए तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है कि एक टर्म में एक्स स्क्वायर और रिमेनिंग के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाए, एक ये पॉसिबिलिटी है। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, 2 टर्म का एक्स और रिमेनिंग के कांस्टेंट से, रिमेनिंग 3 के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाए। तो कितने तरीके से हो सकता है, तो एक तो आपने बोला कि x इंटू 1 1 1, यही है ना। इन तीनों का जितना पॉसिबल परम्यूटेशन होगा, कितने पॉसिबल परम्यूटेशन होंगे बताओ। ये वाले परम्यूटेशन का मतलब क्या है, पहले ब्रैकेट से x आएगा, दूसरे से x आएगा, बाकी तीनों का 1 1 1 मल्टीप्लाई होगा। तो 5c2 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 5c2। एंड एक दूसरी पॉसिबिलिटी है कि एक टर्म से एक्स स्क्वायर मिल जाए, बाकी सबसे 1 मिल जाए। इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, हाँ 5c1 5c2 प्लस 5c1, पास्कल रूल से क्या हो जाएगा 63 62 एंड 62 इज नथिंग बट 15। तो ये जो दोनों तरीके, एक तो प्रॉपर फिजिकली एक्सपैंड करके बाइनोमियली, और एक ये जो मेथड अभी आपने वर्कआउट किया ये परम्यूटेशन से किया। इसमें अगर 3 के बजाय 4 टर्म का एक्सपेंशन हो, ट्राइनोमियल के बजाय 4 टर्म का एक्सपेंशन हो, तो भी आप मैनेज कर पाएंगे। 5 है तो भी शायद मैनेज कर पाएंगे केस एनालिसिस करके, कोई कोएफिशिएंट बता सकते हैं। चलिए ये हो गया, ऐसे सेकंड भी हो जाएगा। आगे चलें, समझ में आ गई बात ये, किसमें तो फॉर्मूले से भी 0 आएगा फिर, हाँ हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि अगर ये इनमें से कुछ एक कोएफिशिएंट जैसे कुछ नेगेटिव है तो कुछ कोई पर्टिकुलर कोएफिशिएंट मिसिंग हो सकता है, तो हम मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म करके प्रेडिक्ट करेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट टर्म इतने हो सकते हैं। उसमें से कुछ अगर एक दूसरे से कैंसिल आउट होकर के और कोएफिशिएंट 0 हो गया तो वी कैन नॉट डिनाई दैट पॉसिबिलिटी, नाइदर वी कैन प्रेडिक्ट इट बिफोर हैंड कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, वो करके देखने पे भी पता चलेगा। बोला फाइंड द नाइन्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एक्सपेंशन। अब किसी बाइनोमियल एक्सपेंशन के बिगिनिंग से r प्लस 1th टर्म आपको आता है, तो अगर मुझे चाहिए एक एक्सपेंशन, ये भी अपने हाँ a प्लस एक्स की पावर n का tr+1 फ्रॉम बिगिनिंग, क्या होता है NCR a टू द पावर n माइनस r x की पावर r। और अगर आपसे कोई बोले कि tr+1 ही फाइंड करो फ्रॉम
एंड ऑफ एक्सपेंशन a प्लस एक्स की पावर n, तो आप बोलेंगे इट इज tr प्लस 1 फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ x प्लस a टू द पावर n। तो आप x और a फर्स्ट और सेकंड टर्म को कम्यूट करा दो, और कम्यूट करके अगर बिगिनिंग से r प्लस 1 टर्म ढूंढो तो वो पहले वाले एक्सपेंशन का एंड से r प्लस 1 होगा। रीजन क्यों? क्योंकि एक्सपेंशन हमारा जो है बिगिनिंग और एंड से क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, कोएफिशिएंट सेम होते हैं, सिर्फ a की पावर कम होती है। अगर फॉरवर्ड जाओगे तो a रिड्यूस होगा, x की पावर इंक्रीज करेंगे, और बैकवर्ड जाएंगे तो a की पावर इंक्रीज होगी और x की पावर रिड्यूस होगी। तो x प्लस a का एक्सपेंशन करके लिख दो। बोलो इसमें फाइंड नाइन्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ दिस एक्सपेंशन, तो क्या लिखा आपने? तो इट इज इक्वल टू t9 ऑफ, इट इज इक्वल टू t9 ऑफ 3a बाई एक्स स्क्वायर प्लस x बाई a होल टू द पावर 12। और ये क्या होगा बताओ? t8 प्लस 1 चाहिए हमें, हाँ जी, 12cr 3a की पावर 3a बाई एक्स स्क्वायर की पावर 12 माइनस आर एंड x बाई a की पावर r। इसमें हमें r की वैल्यू 8 चाहिए, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 12c8 एंड 3a अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 4 एंड x बाई a की पावर 8। तो नेट सिंप्लीफाई होकर के आंसर आएगा 12c4 इंटू a की पावर 4 a की पावर 8, तो 3 की पावर 4 a की पावर -4 एंड x की पावर 8, और x की पावर 8 वो कांस्टेंट हो जाएगा, x की पावर 0, राइट। तो दिस इज ऑल्सो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो जो नाइन्थ टर्म फ्रॉम द एंड है वो x से इंडिपेंडेंट टर्म है, और उसकी वैल्यू ये है जो आपने कैलकुलेट करी। कैन वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? अब इनमें से जैसे कोई सारे एक जैसे हैं, सिमिलर हैं, जैसे सी पार्ट का आंसर जल्दी से बताओ तो। पार्ट सी सभी लोग। थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड is equal to t3 from beginning of expansion 2 by x square minus 2 by x square ले लें plus x to the power minus 2 by 3 whole to the power 7, ऐसे लिख दें? बोलो। एंड therefore it is equal to t3 मतलब 2 plus 1, r की वैल्यू 2 है, n है 7, तो 7c2 एंड minus 2 by x square की पावर 7 minus 2 5 into x to the power minus 2 by 3 की पावर 2, and then therefore simplify करेंगे 7c2 मतलब होता है 7 into 6 divided by 2 and minus 2 की पावर, नेगेटिव की पावर ऑड है तो नेगेटिव साइन एक आएगा, 2 raised to the power 5 मतलब 32 इंटू एक्स की पावर क्या आएगी? तो यहाँ पर x की पावर जो आ रही है वो तो आ रही है -4/3 एंड माइनस यहाँ से कितने आ रही है 10, तो नेट वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई बोलो?
हाँ जी, -21 इंटू 32 इंटू एक्स की पावर -34/3। तो एक्सपेंशन लिखना, किसी स्पेसिफिक या डिजायर्ड टर्म का कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना, नंबर ऑफ टर्म प्रेडिक्ट करना, और बिगिनिंग के बजाय एंड से कोई स्पेसिफिक टर्म को ढूंढना, इतने में तो आप कंफर्टेबल हो, और बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन करना। बोल रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ टाइम इन द फॉलोइंग एक्सपेंशंस। हाँ, तो पहले वाले में 10 टर्म है, कैसे? नहीं, ये तो ऐसा हो गया कि तुमने जो है एकदम बिल्कुल क्रैम कर लिया, रिजल्ट को याद रहेंगे। अच्छा, जिसको नहीं याद है कैसे करेंगे? अगर मान लो नहीं याद रहेगा तो कैसे करेंगे? अगर आपसे बोला गया कि इस एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म चाहिए, तो सबसे पहले आपको क्या देखना होगा? सबसे पहले देखना होगा कि जब ऐसे दो एक्सपेंशन को ऐड करेंगे तो क्या होता है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होता है। कोई एक को, जैसे मान लो इसको, बिल्कुल कोई मेमोरी नहीं, आप डायरेक्ट ऐसे वर्कआउट करके आंसर करना हो तो आप जरा करिए, सभी लोग करिए एक बार, बिना फॉर्मूले के जो आपने वहां पर उस लेक्चर में डेराइव किया उसको छोड़ दीजिए। आपने पहला एक्सपेंशन को बोलो, क्या बोलोगे? 20 CR √3 की पावर 20 - R एंड 2 की पावर R, ये लिखोगे। और दूसरा एक्सपेंशन में क्या बोलोगे? बोलो। 20 CR -1 की पावर R 2 raised to the power R एंड √3 की पावर 20 -R, यही आएगा ना। और दोनों में R की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है? 0 से 20 तक। अब because if you try to club, because as many terms are there in the first expansion, so many in the second, and you can correspondingly club the terms, तो क्लब करोगे तो ऐसा आएगा, इसी दोनों एक्सपेंशन को कंबाइन करके लिखो तो ऐसे नजर आएगा 20 CR एंड √3 की पावर 20 -R, तो दोनों में है, और 2 की पावर R भी दोनों में है। क्या दोनों में नहीं? एक में है 1 की पावर R और दूसरे में है -1 की पावर R। एग्रीड? 1 की पावर R तो 1 को लिख सकते हैं ना, किसी को लिख सकते हैं। तो फर्स्ट हमें मिला 1 की पावर R माइनस, दूसरे से मिला -1 टू द पावर R। सो दिस टर्म इज गोइंग टू डिसाइड द फेट ऑफ एनी स्पेसिफिक टर्म। अगर R ऑड है तो ये टर्म 0 हो जाएगा, और अगर R की वैल्यू इवन है तो ये 2 हो जाएगा। हमने, हाँ, ऑड है तो 2 हो जाएगा और इवन है तो 0 हो जाएगा। मतलब कौन से टर्म वैनिश कर जाएंगे? R = 0, R = 2, R = 4, R = 6 वाले टर्म वैनिश कर जाएंगे। मतलब x के सॉरी 2 की पावर इवन वाले टर्म सारे वैनिश कर जाएंगे। तो हमारे पास एक्सपेंशन क्या आएगा? 2 टाइम्स सिग्मा, क्या लिख सकते हो उस एक्सपेंशन को जनरल फॉर्म में? R की वैल्यू 2k होगा तो रहेगा 20C 2k +1, हाँ ठीक है, हाँ जी। और √3 की पावर क्या रह गया? 19 - 2k, और 2 की पावर क्या है? 2k +1। अब यहाँ पर k की वैल्यू बिगिन कहां से करेगी? 0 से। k की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है? 9 हो सकती है। तो नंबर ऑफ डिफरेंट टर्म्स कितने होंगे? इट इज इक्वल टू 10। ठीक है। तो अगर आपको वो रिजल्ट्स याद हैं तो आप इंस्टेंट आंसर करेंगे वर्बली देख करके, और अगर नहीं है तो आपको बस इतना सा वर्क देखना पड़ेगा जितने जल्दी से आप इसको कंक्लूड कर सको। हाँ, क्या हुआ?
रिजल्ट ना आया तो भी लिखने की जरूरत नहीं है। आप ये मतलब कि अगर मेंटली आपके दिमाग में है कि ऑड वाले टर्म काउंट करने हैं, तो ऑड वाले टर्म 0 से 20 में कितने होंगे काउंट कर लो, 1 से स्टार्ट करो और काउंट कर लो। मतलब आपको तो यही करना, 2k + 1 काउंट करना है ना। और k की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, मैक्स वैल्यू केवल देखो, 2k + 1 हैज टू बी लेस देन इक्वल टू 20। तो इक्वालिटी तो हो नहीं सकती क्योंकि ये तो ऑड है, तो इसका मतलब है 2k + 1 इज लेस देन इक्वल टू 19 and therefore 2k is less than equal to 18 and therefore k is less than equal to 9। तो k की वैल्यू मैक्सिमम जितनी होगी उतने टर्म होंगे, उसे एक ज्यादा, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो k होल नंबर है, तो आपके पास में 0 से 9 कितने हो जाएंगे, 10 टर्म हो जाएंगे। तो आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऐसे इसको भी कर सकते हो। जैसे बी वाले को डायरेक्ट अगर आंसर करना है तो क्या करोगे, इसमें कौन से पावर के टर्म बचेंगे, इवन वाले, क्योंकि ऐड कर रहे हैं तो इवन वाले रह जाएंगे, ऑड वाले कैंसिल हो जाएंगे। तो इसमें आपका क्या होगा, 2k हाँ 2k की वैल्यू, हाईएस्ट पावर जो होगा इवन पावर का टर्म होगा, इवन की पावर टर्म में लेस देन इक्वल टू क्या है 23, हो नहीं सकता, इवन है 22। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू 11। तो नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 12। सब लोग कर पा रहे हो प्रेडिक्ट? तो सी और डी का आंसर जरा बता दो। तो सी एडिशन है 10, के की वैल्यू मैक्स 10 आएगी, 0 से 10 कितना हुआ 11। और लास्ट वाले में 2k + 1, लास्ट वाले में क्या होगा, ऑड वाले सरवाइव करेंगे, इवन पावर वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे। मतलब है 2k + 1 की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 23 होगी, तो 2k की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 22 होगी, तो k की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 11। k की मैक्स 11 है, 0 से स्टार्ट होगा तो कितने हो जाएंगे 12 टर्म्स हो जाएंगे। हाँ ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। और क्या, ऐसा थोड़ी है कि जो अच्छे बच्चे हैं वो सेलेक्ट ही हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। आप बिलीव नहीं करो, जो स्टैटिस्टिक्स बोलती है कि अराउंड 25% अच्छे बच्चे नहीं सेलेक्ट हो पाते, या मतलब नहीं सेलेक्ट होने का मतलब है कि दे गेट अ वेरी पुअर रैंक एज कंपेयर टू व्हाट दे डिजर्व, एंड सिमिलर परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट गेट सेलेक्टेड हु डू नॉट डिजर्व टू गेट सेलेक्टेड। 25% बच्चे ऐसे सेलेक्ट हो जाते हैं जो डिजर्व नहीं करते हैं और ऐसी रैंक आ जाती है उनकी। और इसमें किस चीज का रोल होता है, अलर्टनेस का, नॉलेज का रोल नहीं होता है, कैपेबिलिटी का भी रोल नहीं होता है। अलर्ट सिर्फ एक क्वालिटी होती है कि बहुत ही अटेंटिव होके काम करना, प्रोएक्टिव होके काम करना, हिम्मत से काम करना, होश में और जोश में, जोश भी रहे और होश भी रहे। तो इस तरह की बातें होती। जो लोग जोश में होश खो बैठते हैं वो 25% उस वाली कैटेगरी में होते हैं जो डिजर्व करते हैं, बट वो स्लिप कर जाते हैं अपनी पोजीशन से। और जो जोश के साथ होश मेंटेन कर जाते हैं वो वाले बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं जो उतना उनका कैपेबिलिटी नहीं होता है, बट वो क्या करते हैं, वो ट्रायल एंड एरर भी कर रहे होते हैं, बहुत सारे ऑप्शन को एलिमिनेट भी, मतलब वो पूरे दिलो जान से बस सिलेक्शन उनके दिमाग में रहता है कि कैसे भी करके ले लेनी इसी। तो वो कुछ न कुछ रास्ते निकाल लेते हैं, अकल है, मतलब इसका मतलब उनके पास ऐसा नहीं वो कैपेबल नहीं, कैपेबल वो भी है, बट उन्होंने अपनी कैपेबिलिटी का पढ़ाई में इस्तेमाल नहीं किया, मस्ती ज्यादा करते रहे। दिमाग था तो अपना दिमाग लगा करके इधर एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शन से वो करके कुछ पुट कर दिया, इधर कर दिया, उधर कर दिया, कुछ कुछ करके जुगाड़ करके आंसर निकालते, गलतियां नहीं करते, तो भी सिलेक्ट हो जाता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप कंसेप्चुअली साउंड है, अच्छे हैं, तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, बहुत अटेंटिव, अपनी भावनाओं पे नियंत्रण रखना पड़ेगा। बोला यूज बाइनोमियल थ्योरम टू इवैल्यूएट द अप्रॉक्सिमेट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग 1003 to the power 9। अब बेसिकली इसमें कॉन्सेप्ट सिर्फ सिंपल बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन का है
कि 1 प्लस एक्स टू द पावर n का जो एक्चुअल एक्सपेंशन है उसको अगर ध्यान से देखो तो है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन सी टू, मतलब n इंटू एन माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। और हम अप्रोक्सीमेशन में बोलते हैं कि इट इज नियरली इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। ये बात सही नहीं है। It is nearly equal to 1 plus nx when I can see that these terms can be neglected, और वो तभी पॉसिबल होगा हाँ जब x रिलेटिवली 1 के कंपैरिजन में बहुत छोटा हो, when x is very very small। उसका कोई वो नहीं है कितना नहीं, फिजिक्स नहीं है, मैथमेटिक्स है। ये बोलती है कि आपको देखना पड़ेगा कि आप डेसिमल के कितने प्लेस तक प्रिसीजन चाहते हैं, ठीक है। तो आप उस वहां तक टर्म को इग्नोर करेंगे जहां तक के उस टर्म के वजह से डेसिमल का वो वाला प्लेस इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है। जैसे अगर डेसिमल के 2 प्लेस तक चाह रहे हैं तो हो सकता है कि एक्स स्क्वायर को इग्नोर कर दो तो भी चलेगा, लेकिन अगर डेसिमल के 4 प्लेसेस तक आंसर चाहिए तो हो सकता है आपको एक्स क्यूब वाला टर्म भी कंसीडर करना पड़े, एक्स स्क्वायर वाला भी करना पड़े। तो आप सिचुएशन देख के करेंगे, ठीक है। लीनियर अप्रोक्सीमेशन जब बोलते हैं, लीनियर अप्रोक्सीमेशन, तो ये सिंपली 1 प्लस एन एक्स हो जाता है, क्योंकि ये वाला टर्म क्या है, बाइनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक टर्म है, एक्स स्क्वायर आ गया उसमें। तो ये लीनियर अप्रोक्सीमेशन बताया गया। लीनियर बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन होता है 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, दैट्स इट। अब यहाँ पर जैसे था 1003 की पावर 9, तो आपने क्या लिखा, तो आपने बोला कि 1000 प्लस 3 की पावर 9 था, इसको 1 बनाना होता है तो 1000 बाहर निकाल दिया, 9 है, 9 n नहीं 9, तो बाहर क्या है 10 क्यूब बाहर निकाला तो बाहर आ गया 10 की पावर 27, 10 की पावर 27 बाहर आ गया। इधर क्या रह गया 1 प्लस 3/1000 मतलब 0.003 की पावर 9। अब ये इसको देखो तो ये आ गया तुम्हारा 10 की पावर 27, कीप इट एज इट इज, ये हो जाएगा तुम्हारा 1.027। क्या किया मैंने, लीनियर अप्रोक्सीमेशन किया, 1 प्लस n इंटू एक्स किया, ठीक है। अच्छा अगर इसका एक टर्म और लेते तो क्या होता, अगर एक टर्म और कंसीडर कर लेते तब क्या होता ये बताओ। तो इसी में एक टर्म और लिख देता हूं मैं, पहले मैं लिखूं 1 प्लस 0.027 प्लस अगला वाला टर्म क्या था 9 इंटू 8/2 इंटू 0.003 का होल स्क्वायर। तो ये तुम्हारा आ जाता 36 मल्टीप्लाइड बाय क्या 0.00009। डेसिमल के बाद 6 प्लेस आने चाहिए ना, तो डेसिमल के बाद 6 प्लेस मतलब 50 एंड देन 9। तो ऑब्वियस सी बात है, देखो कि अगर मैं 36 से मल्टीप्लाई भी करूं तो डू यू थिंक दैट दीज टू प्लेसेस विल गेट अफेक्टेड। इसका 36 टाइम करूंगा तो क्या होगा, यहां चेंज हो जाएगा, ये 3 प्लेसेस में चेंज होगा, फर्स्ट डेसिमल के 3 प्लेसेस में 0 ही रहेगा। एंड देयरफॉर इफ दिस टर्म गेट्स एडेड टू हियर, डू यू थिंक दैट दीज 3 प्लेसेस विल चेंज, नो, these 3 places will remain same। तो this term is insignificant in adding this। तो अगर मुझे अगर डेसिमल के 3 प्लेसेस तक प्रेडिक्शन करना है, 2 तक करना है तो डेफिनेटली यही रखेंगे, और डेसिमल के फर्स्ट 3 प्लेसेस तक करना है तो भी आप ये रखेंगे। तो मतलब सिचुएशन देख के आपको आंसर करना है, ऐसा नहीं है। चलो सेकंड पार्ट का आंसर करो। क्या किया, हाँ वो तो मुझे भी पता है, 10 की पावर 4 माइनस 1 था, ये की पावर क्या था 20। अब 10 की पावर 4 कॉमन लिया तो आया 10 की पावर 80 इंटू 1 माइनस 0.0001 की पावर 20, ये है। तो बेसिकली आंसर जो आएगा वो 10 की पावर 80 इंटू 1 माइनस
0.002। तो नेट वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, 1 में से 0.002 गया तो क्या आएगा, 0.998 multiplied by 10 की पावर 80, which also can be written as 9.98 into 10 to the power 79। ये है एग्जैक्ट वैल्यू, मतलब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो ये तो एक सिंपल सा एप्लीकेशन है, यूजुअली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में आप यूज करेंगे, मैथ्स में इसकी ज्यादा जरूरत कभी पड़ेगी नहीं। आगे चले, चलो ये सब हो जाएगा, लेट्स मूव हेड। हाँ जी, कहाँ पर प्लस है, आंसर कर दो। बोले फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंशन इफ एक्सप्रेस्ड एज अ पॉलिनोमियल इन एक्स। अगर इस एक्सप्रेशन को एक्स में पॉलिनोमियल के फॉर्म में एक्सपैंड किया जाए तो इस टर्म के कितने कितने टर्म होंगे और क्या डिग्री होगी। एक a प्लस एक्स टाइप का है, एक a माइनस एक्स टाइप का है, दोनों के एक्सपेंशन को ऐड कर रहे हैं आप, तो आपका जो एक्सपेंशन कैसा होगा, पहले तो एक्सपेंशन लिखो। ये एक्सपेंशन कुछ ऐसा होगा, समेशन सेवन सी जीरो वाला टर्म आएगा 2 टाइम्स 7c0 इंटू एक्स टू द पावर 7 प्लस 7c2 इंटू एक्स टू द पावर 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। हेलो, प्लस 7c4 इंटू एक्स टू द पावर 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4 मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, एंड लास्ट 7c6 एंड एक्स की पावर 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3। और कोई टर्म तो नहीं आएगा, बोलो। अब आप बोल रहे होंगे कि कैसे क्या किया मैंने, तो मैंने डायरेक्ट लिखा, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सिग्मा 7c r एक्स की पावर 7 माइनस r एंड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर r प्लस 7c r एक्स की पावर 7 माइनस r एंड माइनस 1 की पावर r इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर r, ऐसे लिखा था मैंने। अब इसमें हमने जो ऑब्जर्व किया वो ऑब्जर्वेशन ये था कि सारे टर्म तो सेम है, ये टर्म वहां पर भी है, सिर्फ क्या फर्क है, -1 की पावर r का, तो जब जब r की वैल्यू ऑड होगी कैंसिल हो जाएंगे, तो r की वैल्यू इवन वाले टर्म मैंने लिख दिए। अब इससे क्लियर एक बात तो दिख रही है कि टर्म कितने होंगे, पहले तो ये बताओ कितने टर्म होंगे। तो ये पहले से तो एक टर्म मिल रहा है, यहां से हमारे पास में 2 टर्म आएंगे, लेकिन उसमें एक टर्म तो x की पावर 7 ही होगा जो इसमें क्लब हो जाएगा, तो यहां से भी एक न्यू टर्म मिलेगा। और यहां से बात करें तो यहां से डिग्री क्या आ रही है, मिनिमम पावर x³ होगी, मैक्सिमम x7, मैक्सिमम पावर x7 होगी। तो x³ से x7 तक, जिसमें x5 और x7 के टर्म ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, तो x³ और x³ का टर्म आएगा, x4 का भी टर्म आएगा,
नहीं आएगा, क्योंकि इसमें सारे टर्म ऑड वाले ही आएंगे ना। इधर में एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर वाला इस एक्सपेंशन के सारे टर्म इवन पावर के होंगे, उसमें एक्स क्यूब मल्टीप्लाई करो तो सारे ऑड पावर के टर्म हो जाएंगे। तो 3 5 7 में से 3 हो चुका है, 5 हो चुका है, तो एक टर्म यहाँ से कंट्रीब्यूट होगा, कौन सा, सॉरी 3 वाला, 5 और 7 वाला उसी के साथ क्लब हो जाएगा। लास्ट में क्या है, एक्स का टर्म आएगा, क्योंकि इसमें भी इवन पावर ऑड पावर के टर्म आएंगे सारे। तो कौन कौन से टर्म आएंगे, 1 पावर एक्स आएगा, एक्स क्यूब आएगा, एक्स 5 आएगा और एक्स 7 आएगा। तो ये तीनों टर्म तो ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, तो एक्स का एक एडिशनल टर्म आएगा यहाँ से। तो टोटल कितने टर्म आएंगे, तो नंबर ऑफ डिफरेंट टर्म्स आर 4, नंबर ऑफ डिफरेंट टर्म्स इज इक्वल टू 4 एंड डिग्री ऑफ द एक्सपेंशन, हाँ तो डिग्री मतलब है कि हाईएस्ट पावर आप देखो तो हाईएस्ट पावर 7 ही है, आप देख सकते हो। हाँ क्या बोल रहे हैं आप, जो पहले करे थे, फर्क क्या है, मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट वही है, क्वेश्चन अलग है। हाँ तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई रूट के अंदर है तो कौन से टर्म जा रहे हैं, कौन सा टर्म, क्या पता कि ऐसा कुछ वो दे देते कि एक इरेशनल वाले टर्म ही बचते, रैशनल वाले सारे के सारे उड़ जाते, तो कोई भी टर्म नहीं होता, डिग्री पॉलिनोमियल ही नहीं होता, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन विल नॉट बी अ पॉलिनोमियल, ऐसा भी हो सकता है। अब जैसे इसी में प्लस की जगह माइनस होता तो क्या होता, तब एक्सपेंशन पॉलिनोमियल आता ही नहीं, तब इरेशनल आते सारे, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3, तो सारे टर्म इरेशनल फॉर्म में आते हैं, तो पॉलिनोमियल ही नहीं होता, तो वहां पर डिग्री भी इररिलेवेंट हो जाती है, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्म तो होते डेफिनेटली वहां पर भी होते। हाँ नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऑप्शन में ये भी हो सकता है कि डिग्री इज नॉट डिफाइंड या नन ऑफ दीज हो, बाकी तीनों ऑप्शन में डिग्री कुछ लिखी हुई है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं। चलो ऐसे बी वाला पार्ट भी हो जाएगा, आगे चलें। इसको अगले कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन जनरल टर्म, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन जनरल टर्म। हालांकि इसके बारे में पहले भी थोड़ा सा डिस्कशन हो गया था जिस दिन मैंने एक्सपेंशन बताया था कि इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द टर्म हैविंग सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, हाँ to find out the term having some specific specified property, we apply that property on general term, like the term with power of x as 4k plus 1, term with power as perfect square, term with power prime number, ऐसा कोई भी special irrational term, rational term, तो we apply that property on general term। तो कोई भी स्पेशल प्रॉपर्टी का टर्म पूछा जाए, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स चाहिए, ऑड पावर टर्म चाहिए, इवन पावर टर्म चाहिए, तो हमें वो प्रॉपर्टी किस पे अप्लाई करनी है, जनरल टर्म पे। और फिर हमें क्या करना है, सबसे पहले मान लेना है कि जनरल टर्म tr+1 जिसको बोलते हैं, तो लेट जनरल टर्म कंटेन्स दैट प्रॉपर्टी, लेट tr+1 हैज द डिजायर्ड प्रॉपर्टी, देन अप्लाइंग द प्रॉपर्टी ओवर दिस टर्म फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r, keeping in mind that r is a whole number starting from 0 going up to index। तो r पर वो रेस्ट्रिक्शन है कि r जो है 0 से n के बीच में लाई कर रहा है, r एक होल नंबर है, then you can count and find out the desired term। जैसे अगर मैंने बोल दिया if the fourth term of the expansion a x plus 1 by x की पावर n is independent of x, then find the value of n। अगर इस एक्सपेंशन का फोर्थ टर्म x से इंडिपेंडेंट है तो n क्या होगा, तो आपने इमीडिएटली क्या लिखा होगा, फोर्थ टर्म इसका मेंशन किया होगा t3+1, इट इज nc3 ax to the power n minus 3 and x to the power minus 3, and therefore you will get nc3 a to the power n minus 3 into x की power n minus 6 to be independent of x, n minus 6 0 मतलब n equal to 6 होना चाहिए,
n इक्वल 6 होना चाहिए, तो n की वैल्यू निकालनी थी, आ गया। टर्म भी आ गया। व्हाट इज टर्म? T4 इज इक्वल टू 6C3 a टू द पावर 3 a क्यूब, ये टर्म होगा। तो जनरल टर्म पे और भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप जरा आंसर करने की कोशिश करिए। ये तो बिल्कुल स्ट्रेट अवे था, सिंपल था। क्वेश्चन पे चलें। जैसे अगर मैं ऐसे सिंपल सा एक क्वेश्चन दूं, √2 प्लस 3 to the power 1/4 whole to the power 12. Find the number of rational term in this expansion. Find the number of rational terms in this expansion. कौन कौन से टर्म रैशनल हैं और कितने टर्म रैशनल हैं? तो आपने क्या लिखा होगा? जनरल टर्म इसका लिखा, लेट 12CR √2 raised to the power 12 minus R and 3 to the power R/4, agreed, is rational. अच्छा जी, 12CR जो है ये तो एक इंटीजर होता है। NCR इज ऑलवेज एन इंटीजर एंड इंटीजर इज ऑलवेज रैशनल। तो 12CR की तो बात नहीं करेंगे। दैट इज, इसका मतलब है कि 2 की पावर क्या है? 6 माइनस R/2 इंटू 3 की पावर क्या है? R/4। ये रैशनल होना चाहिए। रैशनल मतलब पावर इज फ्री फ्रॉम फ्रैक्शंस। पावर में फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, रेडिकल्स नहीं होने चाहिए साइन। तो R/4 एक इंटीजर होना चाहिए, और ये क्वांटिटी भी इंटीजर होनी चाहिए। तो 6 माइनस R/2 इंटीजर होना चाहिए एंड R/4 भी इंटीजर होना चाहिए। और R की वैल्यू कहां से कहां होनी चाहिए? 0 से 12 के बीच में ही होनी चाहिए। तो अब आप देख लो, R इवन होना चाहिए और यहां से बोल रहे हैं R मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। तो बेस्ट क्या है? मल्टीपल ऑफ 4। तो R की वैल्यूज पॉसिबल है 0, यस, 4, यस, 8, yes, 12, yes. So these are the 4 possible values of R, signifying 4 different terms. 4 different term होंगे जो रैशनल होंगे। और कितने इरेशनल टर्म होंगे? 9 टर्म। कितने पूछा गया तो बाकी सारे नहीं बोलते, उसमें एग्जैक्ट नंबर बोलते हैं। टोटल कितने टर्म है? 13। और कुछ लोग, मैंने बोला टोटल कितने टर्म है, तो कुछ लोग मेरे घूर रहे हैं, टोटल कितने टर्म? मुझे कैसे पता टोटल कितने टर्म है? टोटल कितने टर्म है? इंडेक्स प्लस 1, तो 12 प्लस 1 बाइनोमियल है, तो 12 प्लस 1 13, और 4 आपने फाइंड कर लिए क्या? रैशनल। तो 9 क्या हो गए? इरेशनल। क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स फाइंड करो, मतलब लिखो। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स को लिखो, राइट डाउन। राइट जी, सेम मतलब सोचना उसी तरह से है कि 15CR एंड a इंटू एक्स की पावर 5 माइनस R एंड b बाई एक्स स्क्वायर की पावर R
इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स? तो ऑब्वियसली आपको एक्स की पावर पर ध्यान देना है, बाकी सारी चीजें यूजलेस है। हाँ, एक्स की पावर, हाँ 15 है, देखो 15। हाँ, एक्स की पावर टोटल कितनी है? 15 माइनस 3 यार, ए की पावर 15 माइनस आर, और एक्स की पावर कितनी है? 15 माइनस 3 आर। और टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होने के लिए ये 15 माइनस 3 आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। तो 3 आर इज इक्वल टू 15 एंड आर की वैल्यू क्या हो गई? 5। आर की पावर 5 आने का मतलब है कि सिक्स्थ टर्म, तो T6 जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगा। क्या होगा वो? 15C5 ए की पावर 10 एंड बी की पावर, चलो बी की पावर आर भी लिख दो भाई, तो बी की पावर 5। तो ये टर्म है जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स टर्म है। हाँ क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल सही सोच रहे हो, बिल्कुल सही सोच रहे हो। अगर आपको शॉर्टकट में करना है तो वैसे कर सकते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ रैशनल टर्म इन द गिवन एक्सपेंशन। हाँ क्या किया? हम्म 20 CR 3 की पावर 20 माइनस आर, एक्स की पावर 20 माइनस आर बाई 2 रेज टू द पावर आर, एक्स की पावर माइनस आर बाई 3। यही है सिचुएशन। तो बेसिकली अगर आप देखो तो 20 CR 3 की पावर 20 माइनस आर एज इट इज रखो, 2 की पावर आर भी एज इट इज रखो, और फिर एक्स की पावर कलेक्ट कर लो एक साथ। तो क्या आ रहा है? 10 माइनस आर बाई 2 माइनस आर बाई 3। अब अगर आपको चाहिए रैशनल टर्म, तो उसके लिए ये क्वांटिटी नेट क्या होनी चाहिए? इंटीजर होनी चाहिए। दिस हैज टू बी इंटीजर। अब इसको इंटीजर होने के लिए दो कंडीशन है, एक तो r बाई 2 की वैल्यू इंटीजर हो और r बाई 3 की वैल्यू भी इंटीजर हो, क्योंकि दोनों में से एक भी अगर फ्रैक्शन हो गया और एक इंटीजर हो गया तो नेट वैल्यू इंटीजर नहीं आएगी, फ्रैक्शन आएगी। तो r 2 का मल्टीपल होना चाहिए और 3 तो 6 का, तो r मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 6, तो r इज इक्वल टू 6 के टाइप होना चाहिए। तो r की जो वैल्यूज आ रही वो आ रही 0 6 एंड 12 एंड 18, क्योंकि r की वैल्यू लिमिट हो रही है 0 से लेके 20 के बीच में। तो 4 टर्म्स हैं, 4 डिफरेंट टर्म्स। What will be the nature of middle term? What will be the nature of middle term of this expansion? 2 हैं चाहे 4 हैं, बताओ ना। मिडिल टर्म मतलब जो टर्म दोनों एंड से इक्वल डिस्टेंस पर है। टोटल कितने टर्म है? 21। 21 अगर है तो मिडिल टर्म कितने होंगे? एक मिडिल टर्म होगा। तो भाई सब 2 बता रहे थे, ठीक है, हो जाता है, ऐसा हो जाता है। मतलब तुम्हारे लिए बस सिर्फ एक वार्निंग, इसीलिए मैंने इसके पहले जो बातें बताई थी वो भी उसी एटीट्यूड को धीरे धीरे कंट्रोल करने के लिए बताई मैंने, क्योंकि ये होता है ना, जल्दी आंसर करना ये सारे शार्प बच्चों का एक जनरल इनहेरेंट एटीट्यूड होता है। जल्दी आंसर करना मतलब तुरंत क्वेश्चन है, फटाफट फटाफट, ब्रेन एकदम लाइटनिंग जैसा
काम करता है और यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का आदान प्रदान होगा और जल्दी से फटाक से आंसर आ जाएगा। कम से कम वो पेन पे काम करना पसंद करते हैं। सारे अच्छे बच्चों के अंदर एक क्वालिटी होती है। लेकिन मैंने क्या बोला 25% अच्छे बच्चे नहीं कर पाते हैं अच्छा। तो it all depends whether you put your name into that list or you want to put your name into that list. तो ये चॉइस हमेशा आपकी होगी और उसके लिए टेम्परामेंट कंट्रोल ही आपको का सीखना पड़ेगा। जब आसान क्वेश्चन आए तो अपनी भावनाओं पे नियंत्रण रखें और जब टफ क्वेश्चन आए तो अपने डेस्परेशन पे भी नियंत्रण रखें। भावनाओं पे नियंत्रण वहां भी जरूरी होता है क्योंकि 4 क्वेश्चन लगातार किया और चारों नहीं हिल रहे, पूरा जोर लगा के देख रहे हैं और कहीं कुछ नहीं हिल रहा है, तो आप बीपी हाई हो गया, घबराहट शुरू हो गई, अब क्या होगा, अब तो लूट गए, बर्बाद हो गए, दुनिया खत्म हो गई, जिंदगी खत्म हो गई। फिर आगे आने वाले 10 क्वेश्चन जो आसान थे वो भी नहीं होंगे। तो अगर पेपर में 25 क्वेश्चन है और 24th क्वेश्चन भी नहीं हो रहा है, फर्स्ट से 24 एक भी नहीं निकल रहा है, तो भी उतनी शिद्दत से 25वें क्वेश्चन पे टेक मारो, उसको अटैक करो। क्यों? क्योंकि अगर आपसे नहीं हिल रहा होगा तो दुनिया से भी नहीं हिलेगा। ऐसा नहीं कि आपसे हिल नहीं रहा दुनिया मजे ले रही, ऐसा नहीं होगा। अगर आपने 2 साल ऑनेस्टली काम किया हुआ तो ऐसा कभी नहीं होगा। व्हेन यू आर स्ट्रगलिंग एवरीबॉडी इज स्ट्रगलिंग, और उसमें जो ज्यादा बेटर स्ट्रगलर होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो आपको एकदम लास्ट मोमेंट तक स्ट्रगल करना है। अगर पेपर बहुत टफ आ जाए तो, और बहुत आसान हो जाए तो आप थोड़ा जमीन पे पैर रखिए, वेटलेस फीलिंग नहीं आनी चाहिए आपके अंदर, अब तो ठीक हो गया है। तो क्योंकि पर्पस ये नहीं है, पर्पस ये है कि सेलेक्ट होना है किसी तरह से, वहां पर वो गेम है, वो स्पोर्ट्स में आपको विन करना है, तो विन पर्पस होना चाहिए, उसके लिए पूरा कंटेन करके काम करना पड़ेगा। एनीवे, मैंने बोला कि 20+1 n+1 नंबर ऑफ टर्म, अगर 21 ऑड नंबर ऑफ टर्म में एक मिडिल टर्म होता है, वो मिडिल टर्म कौन सा होगा? तो वो एक को हटा करके बच्चे को आधा आधा कर दो, है ना। तो 21 में से एक गया तो 20, 20 का आधा आधा गया 10 और 10, तो मतलब 10 के बाद वाला 11th टर्म। तो 11th टर्म हमारा क्या है वो आप देख ही चुके हैं। यहाँ पर r की वैल्यू 10 है ना। r = 10 में इरेशनल है कि रैशनल? इरेशनल, क्योंकि r0, r6, r12 है ना, r18, यही 4 रैशनल टर्म है। तो मिडिल टर्म एक होगा और वो कैसा होगा? इरेशनल नेचर का होगा। क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? मिडिल टर्म, अब मिडिल टर्म की बात चली तो मिडिल टर्म पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। मिडिल टर्म क्या होता है तो आपको अच्छी तरह से पता है कि द टर्म विच इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बोथ एंड ऑफ द एक्सपेंशन इज कॉल्ड मिडिल टर्म। अब वो एक्सपेंशन कोई भी हो, बाइनोमियल हो या ट्राइनोमियल हो, डेफिनेशन तो यही रहेगी। अब अगर नंबर ऑफ टर्म, इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टर्म, राइट। नंबर ऑफ टर्म पे डिपेंड करेगा कि मिडिल टर्म एक होंगे या 2। कब मिडिल टर्म एक मिडिल टर्म मिलता है? जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, और जब इवन नंबर ऑफ टर्म होते हैं तो 2 मिडिल टर्म होंगे। एंड देयरफॉर हम सबसे पहले क्या ऑब्जर्व करेंगे? इंडेक्स, क्योंकि इंडेक्स पहले बताता है कि कितने टर्म होंगे, n+1, इंडेक्स +1। तो हम 2 केसेस में डिस्कशन करने जा रहे हैं। हमारा एक्सपेंशन अगर जो है n अगर हमारा इवन है, अगर n इवन है तो कितने मिडिल टर्म होंगे बेटा? 1, क्योंकि n+1 ऑड होगा तो नंबर ऑफ टर्म ऑड होंगे, एंड नंबर ऑफ टर्म अगर ऑड होंगे तो देयर विल बी एग्जैक्टली 1 मिडिल टर्म। और वो कौन सा होगा? वो कौन सा होगा? तो मैं बोल रहा हूँ, देखो इसका एक्सपेंशन है nc0 a⁴n प्लस nc1 a⁴n - 1 × x, ऐसे एक्सपेंशन होगा। मैंने बोला कि मान लो कि हमारा ये टर्म मिडिल टर्म है, कौन सा? जनरल टर्म। इस टर्म को मैंने मिडिल टर्म मान लिया, टी मिडिल। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि इसके प्रीसीडिंग जितने टर्म हैं, इसके सक्सीडिंग भी उतने ही टर्म होंगे। जितने टर्म इस टर्म को सक्सीड करेंगे उतने ही प्रीसीड करेंगे। मानते हो कि नहीं मानते हो?
तो एन सी आर प्लस वन ए की पावर एन माइनस आर माइनस वन एक्स की पावर आर प्लस वन गोइंग अहेड अप टू लास्ट टर्म है तुम्हारा एन सी एन ए की पावर 0 एक्स की पावर एन। क्या बोल रहे हो? मतलब कोएफिशिएंट की बात कर रहे हो या बाइनोमियल कोएफिशिएंट की बात कर रहे हो? हाँ, बाइनोमियल कोएफिशिएंट यूनिक होगा, बट कोएफिशिएंट हो सकता है दो में सेम आ जाए, ऐसा हो सकता है, तो उसके बारे में नहीं बोलेंगे। एनीवे जो भी है, तो हमने बोला कि ये मिडिल टर्म है, तो इस कंडीशन से हमारे को क्या मिला फार्मूला, मिडिल टर्म का फार्मूला क्या होगा, आर की क्या वैल्यू मिलेगी, तो आप क्या बोलोगे? हाँ, इधर कितने टर्म, इसके पहले कितने टर्म है? नंबर ऑफ टर्म विच प्रीसीड दिस टर्म आर, अरे बोलो। Number of term which succeed this term will also be r, and therefore 2r plus 1 shall be equal to total number of term n plus 1, and therefore 2r is equal to n, and therefore r is equal to n by 2, and therefore कौन सा टर्म मिडिल टर्म होगा? मिडिल टर्म लिख दो अब, tm is equal to t r plus 1 tn by 2 plus 1। क्या होगा बोलो? फार्मूला आपका r plus 1 का पता ही है, इसी में r की जगह पर n by 2 डाल दो तो क्या आएगा? n c n by 2 a raised to the power n by 2 x की पावर n by 2। This is the middle term of the expansion, single middle term, and this is the middle term। जैसे अगर आपसे बोलूं मैं कि 2 plus 3x की पावर 20, find the middle term, find middle term। तो आप बोलोगे क्या? 11th टर्म मिडिल टर्म होगा, T11 है ना, और वो क्या आएगा? 20c 20 by 2 20c 10, 2 raised to the power 20 minus 10 is 10, and 3x की पावर 10, तो आ गया 20 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3 6 की पावर 10 इंटू एक्स की पावर 10। ये है हमारा मिडिल टर्म, सिंगल मिडिल टर्म। क्यों सात्विक, सही है ना? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? तो आपने इसका आंसर बता दिया, तो अगला क्वेश्चन पूछे आपसे। अगला क्वेश्चन आप बताओ कि अगर n इवन के बजाय n ऑड हो तो मिडिल टर्म का फार्मूला क्या होगा? जैसे मैंने n ऑड है तो मिडिल टर्म का, n इवन है तो फार्मूला हमने निकाल के दिखा दिया, ये मिडिल टर्म का फार्मूला है। इसको नोट कर चुके, ये वाला केस हटा दूं? तो जब n की वैल्यू इवन के बजाय ऑड होगी तो दो मिडिल टर्म होंगे। ये डिस्कशन सबको समझ में आ गया? जैसे ऐसे कोई आंसर तो कर ही जाएंगे। ये केस का आंसर, n ऑड है तो n प्लस 1 क्या हो गया? इवन। इवन हो गया तो दो मिडिल टर्म हुए। दो मिडिल टर्म अगर होंगे तो उनको आप कैसे फाइंड करेंगे? हाँ, अगर मान लो टी आर प्लस 1 मिडिल टर्म है और टी आर प्लस 2 मिडिल टर्म है, यही दो टर्म मिडिल टर्म है। अगर ये दो मिडिल टर्म है तो इसकी प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग टर्म का नंबर सेम होना चाहिए। तो इसके पहले कितने टर्म होंगे? 8 टर्म्स होंगे, और इसके बाद कितने टर्म होने चाहिए? 8 टर्म होने चाहिए। तो नेट टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए? 2r प्लस 2, और उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए?
n+1, क्योंकि n इज द इंडेक्स। तो ऑब्वियस सी बात है कि r की वैल्यू क्या होगी, n-1। तो r की, अच्छा n क्या है, ऑड है, तो n-1 क्या है, इवन है, और इवन है तो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। r की वैल्यू क्या हो जाएगी, n-1/2। r अगर n-1/2 हो गया तो फर्स्ट मिडिल टर्म क्या होगा, फर्स्ट मिडिल टर्म वो tr+1 था ना ये वाला, तो आप लिखेंगे t n-1/2 प्लस 1th टर्म, तो वो लिखा जाएगा nc n-1/2 a की पावर n में से n-1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, n में से n-1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, n+1/2 और x की पावर n-1/2। और जो सेकेंड मिडिल टर्म होगा वो कौन सा होगा, tr+2, मतलब n-1/2 प्लस 1, ये बेसिकली n+1/2 हो जाएगा। हाँ, n-1+2 करेंगे +2, तो ये n+3/2 अगर वैसे लिखो तो ठीक है, बट यहां पर आंसर आएगा nc n, इसको ऐसे लिख दो ना, +2 को लिख दो +1 क्योंकि tr+1 तो r की वैल्यू ये होगी ये, तो n+1/2 और a की पावर क्या हो जाएगी, n-1/2 और x की पावर क्या हो जाएगी, n+1/2। तो जो दो मिडिल टर्म होंगे उसमें देखो तो एक कोएफिशिएंट सेम आएगा दोनों का, क्योंकि NCR = NCn-r वाले मेथड से जाओ तो दोनों को बाइनोमियल कोएफिशिएंट सेम है, NCn-1/2 और NCn+1/2 सेम आएगा। हाँ हाँ, a और x की पावर इंटरचेंज हो जाएगी, हाँ वो भी ठीक है। ठीक है जी, क्लियर है। तो दोनों मिडिल टर्म आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि 3 + 4x की पावर 15 का मिडिल टर्म क्या होगा, मिडिल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन 3 + 4x की पावर 15, तो नंबर ऑफ टर्म 16, तो 8 और 8 दो पार्ट में डिवाइड कर दो, फर्स्ट हाफ का लास्ट और सेकेंड हाफ का फर्स्ट, तो ऑब्वियसली 8th एंड 9th टर्म विल बी द मिडिल टर्म, तो T8 एंड T9, राइट इट डाउन। T8 क्या होगा, 15c7 3 की पावर 8 4x की पावर 7, और ये वाला क्या होगा, 15c8 3 की पावर 7 4x की पावर 8। तो आप देख सकते हो 15c7 और 15c8 क्या है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट दोनों के क्या होंगे, सेम होंगे क्योंकि इक्विडिस्टेंट टर्म के बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो NCR = NCn-r, तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट दोनों मिडिल टर्म के सेम आएंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो मिडिल टर्म का कहानी भी बस फॉर्मेलिटी थी, आपको पहले से आता है मिडिल टर्म क्या होता है, ये तो आपको अच्छी तरह से पता है, इसमें कोई नई बात थोड़ी थी। जैसे इसका मिडिल टर्म लिखो, a - bx² की पावर 15, राइट डाउन बोथ मिडिल टर्म्स। एक तो T8 करोगे ना, 15c7 a की पावर 8 नेगेटिव कॉमन b की पावर 7 x की पावर 14, और एक होगा T9 दैट इज 15c8
a की पावर 7, b की पावर 8, x की पावर, यस। तो ये नेगेटिव, मतलब ऐसा नहीं है कि मिडिल टर्म जो है उनका साइन सेम ही आएगा, हो सकता है कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आ जाए। अच्छा, एक मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं, आपको बताना है ट्रू और फॉल्स। द मिडिल टर्म is a term with greatest binomial coefficient. Middle term of the binomial expansion is the term with greatest binomial coefficient. ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट। अब जो पहले बताओ हाँ या ना, ट्रू है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। हाउ डू यू जस्टिफाई दिस? पहली बात है कि इसमें जो प्लस माइनस की बात आप सोच रहे थे, प्लस माइनस बाइनोमियल कोएफिशिएंट एनसीआर होता है, एनसीआर इज ऑलवेज होल नंबर, तो नेगेटिव का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट की बात करते देन इट इज सब्जेक्टेड टू इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, और इस बात का जस्टिफिकेशन क्या है? पास्कल ट्रायंगल। पास्कल ट्रायंगल इस बात को कैसे जस्टिफाई करता है? ये कोई बात नहीं, मैथमेटिकल बातें करो ना। NC0, NC1, NC2 यही होते हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट, और लास्ट में NCn-1, NCn-2, NCn-3 ऐसे होते हैं। So if you actually try to look at the value of these terms, they are increasing in order. NC01 होता है, NC1n होता है, NC2n into n-1/2 होता है। तो आप प्रूव कर सकते हैं कि ये टर्म इंक्रीज कर रहे हैं, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। और इक्विडिस्टेंट कोएफिशिएंट क्या होते हैं? सेम। जिसका मतलब है कि दोनों साइड से इंक्रीज करते हुए टर्म होंगे सेम, यूनिफॉर्मली। तो अब ये सी बात है कि सबसे बड़ा वाला टर्म कहाँ मिलेगा? मिडल में ही मिलेगा, ठीक है। एक ये जनरल सेंस है, बट इसका प्रॉपर न्यूमेरिकल प्रूफ भी है, इसका प्रॉपर न्यूमेरिकल प्रूफ भी है, क्योंकि वो प्रूफ ये आप करके लाएंगे। वो प्रूफ जो होगा वही ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट की जब बात करेंगे हम लोग, द टर्म हैविंग ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल नहीं, ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट, या द टर्म हैविंग ग्रेटेस्ट, द टर्म व्हिच इज ग्रेटेस्ट, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म ऑफ द एक्सपेंशन की बात करेंगे, तो वही कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं कैसे आप इसको प्रूफ करेंगे। इसी बात को जस्टिफाई हो गया ना, समझ तो आ गया कि मिडिल टर्म में ग्रेटेस्ट होगा। आपको क्या करना होगा, आप ऐसे अज्यूम कर लेना, लेट tr+1 is greatest, has greatest binomial coefficient, and therefore अब क्या मानोगे? NCR is greatest का मतलब it is larger than NCR+1 and it is smaller than equal to NCR-1। Agreed? अगर आप बोलते हो कि NCR ग्रेटेस्ट है, इसका मतलब ये अपने पिछले वाले से भी बड़ा है और अपने अगले वाले से भी बड़ा है, सक्सीडिंग और प्रीसीडिंग दोनों से बड़ा है। अब इसके बाद बेटा क्या करना होगा आपको कि इसको और इसको, दो इनइक्वालिटी को वर्कआउट करना। इक्वालिटी भी हो सकती है, इसलिए मैंने इक्वालिटी की पॉसिबिलिटीज रखी, क्योंकि ऐसा भी होता है कि दो कोएफिशिएंट क्या हो जाए? सेम। तो अब यहां से आएगा तुम्हारा NCR/NCR-1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पहले वाले से। क्लियर है कि नहीं? अरे बोलो हाँ या ना। और दूसरे वाले से क्या आ रहा है? इसको अगर लो तो क्या आएगा? NCR+1/NCR< ऐसा क्यों लिया मैंने? क्योंकि रेशियो वाली प्रॉपर्टी, NCR/NCR-1 सुपरस्क्रिप्ट माइनस लोअर सबस्क्रिप्ट डिवाइड बाय हायर सबस्क्रिप्ट, तो जल्दी से सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा? n-r+1/r इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एंड यहां से क्या आएगा? n-r डिवाइडेड बाय r+1 इज लेस देन इक्वल टू 1। एग्रीड? इन दोनों से r की वैल्यू आ जाएगी। एक से आ जाएगा कि r इससे बड़ा होना चाहिए, और दूसरे से आ जाएगा r इससे छोटा होना चाहिए। तो r पर बाउंड आ जाएगा कि r यहां से यहां के बीच में होना चाहिए, और r क्या है? होल नंबर। तो उस इंटरवल में r की जितनी पॉसिबल वैल्यू है, या तो 1 आएगी या तो 2 आएगी, तो दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं।
ठीक है, समझ में आ गई बात? तो उसको कंप्लीट कर लेंगे और बता देंगे मुझको नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास को यहीं पे क्लोज करना पड़ेगा, कल मिलते हैं। अच्छा, आपको गेम मिल गई कि नहीं बाइनोमियल की? मिल गई है? हाँ, नहीं 2 तक, गेम 2 तक कर लेंगे इक्वेशन, राइट? To get at least one. हाँ, तो ईच गेट्स एटलीस्ट वन बुक। तो बेटा देखो, सीधी सी बात है कि अभी हम पहले डिसाइड करते हैं कि क्या क्या नंबर में इनको मिलेगी बुक, कौन सी बुक मिलेगी, ये नहीं क्या क्या नंबर में मिलेगी। तो एक एक तो सबको देनी पड़ेगी, एक एक नंबर तो सबको देना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास में बच जाते हैं 3 ही बच्चे थे ना? यस सर। तो एक एक देने के बाद 3 बच जाते हैं। तो 3 को 3 में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि आप 3 किसी एक को 3 दे दो, किसी एक को 3 दे दो। तो एक पॉसिबिलिटी आ रही है कि 4-1-1 का डिस्ट्रीब्यूशन, 4-1-1 के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करना। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी कि अगर हम ये 3 को 2 and 1 में डिस्ट्रीब्यूट करें, तो एक पॉसिबिलिटी होगी कि एक को मिला 3, एक को मिला 2 और एक को मिला 1, 3 to 1 में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और एक पॉसिबिलिटी हो सकती है 2 को 2 to 2 में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये 3 तरह के ग्रुप बनेंगे, मतलब एक को 4 मिला, 2 को 1 मिला, या एक को 3 मिला, एक को 2 मिला, एक को 1 मिला, एक में मिला 2-2-1, तीनों को इक्वल मिले। अब इसके डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए आपको फिर पूरा प्रॉपर काम करना पड़ेगा। क्या, पहले तो ये बुक्स का जो ग्रुप है ना, इसको 3 ग्रुप में ले जाना और फिर 3 तरीके से परम्यूट करना। तो इसको ब्रेक करने का तरीका क्या होगा, तो 6 में से 4 ले लो, 64 इंटू, ऐसा बोल दो, वो तो सीधे ही बोल सकते हो ना। अननेम्ड ग्रुप में ब्रेक करना अगर मान लो, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। ये 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि 2 इक्वल हैं। ऐसे इसको, इस वाला ब्रेकअप के लिए आ जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इस वाले के लिए आ जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल का क्यूब इंटू 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 इक्वल ग्रुप बना रहे हैं। तो ये तो हो गया कि इस वाले बुक्स को ऐसे 3 बंडल में ब्रेक करने के वेज हैं। अब वो बंडल्स को डिस्ट्रीब्यूट भी करने हैं, तो इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है तो 3 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है तो 6 वे से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि परम्यूट कर देंगे C1 C2 C3 पे, और इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो एक ही तरीके से करेंगे। फिर इन तीनों को ऐड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो कर लेना, इसको बाद में फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है? इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 6 बुक्स है तो हमने पहले तीन बुक को सिलेक्ट कर दिया 63 वे से, फिर उनको इंटू 3 मतलब उनको परम्यूट कर दिया, तो उसके 6 उसमें रेपिटेशन हो जाएंगे। तो वो कैसे? जैसे जो एक कमेटी वाला केस नहीं किया था कि 4 बॉयज हैं 3 गर्ल्स हैं, उसको 4 की कमेटी बनानी है और एटलीस्ट 2 गर्ल्स को लेना है, तो आपने 3 में से 2 ले लिए थे, फिर बचे हुए 5 में से 2 लिए थे, तो उसमें 8 एक्स्ट्रा के केसेस आ गए थे रिपीट करके। आप हाँ। ये जैसे सोच रहे हो वैसे सोचना, तो उसमें आपके केसेस बढ़ जाएंगे, रिपीट हो जाएंगे केसेस। यस। ठीक है, करके देखना, फिर मैं डिस्कस करूंगा बाद में, ठीक है? थैंक यू।